नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलाष तोमर और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट लिमिट्स के बारे में जानेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, लॉगरिथमिक लिमिट्स और लिमिट्स की जो बची हुई थ्योरम है, थ्योरम थर्ड, थ्योरम फोर्थ एंड थ्योरम फिफ्थ। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं थ्योरम थर्ड, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है। तो चलिए एनसीईआरटी बुक में मैं आपको थ्योरम थर्ड का स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। तो देखिए थ्योरम थर्ड आपसे क्या कहती है। आपके लेट एंड एफ एंड जी आपके दो फंक्शन इस तरीके से हैं कि जो जी एक्स फंक्शन है वो आपका एफ एक्स से बड़ा है, जो आपका जी एक्स फंक्शन है वो आपके एफ एक्स से बड़ा है, और जो आपके एफ एक्स की लिमिट है और जो जी एक्स की लिमिट है वो क्या करती है, एडजस्ट करती है। एडजस्ट करने का मतलब क्या है कि उनकी वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू है, कोई डेफिनेट वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि 0.0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। ओके, इतना क्लियर। तो इस केस में आपकी जो जी एक्स फंक्शन की लिमिट है वो एफ एक्स फंक्शन से बड़ी होगी। तो इसको चलिए मैं नोटबुक में आपको और बेहतर तरीके से एक बार क्लियर कर देता हूं इस स्टेटमेंट को। तो देखिए थ्योरम थर्ड आपसे क्या कहती है कि आपके पास दो फंक्शन है, एक जी एक्स और एक एफ एक्स। अगर आपका जी एक्स फंक्शन एफ एक्स फंक्शन से बड़ा है तो जो एफ एक्स फंक्शन की लिमिट है और जो जी एक्स फंक्शन की लिमिट है वो भी एफ एक्स फंक्शन से बड़ी होगी, क्योंकि आपका जी एक्स फंक्शन एफ एक्स फंक्शन से बड़ा है। तो इस फंक्शन की लिमिट भी आपके इस फंक्शन से बड़ी होगी। ये आपकी थ्योरम थर्ड बोलती है ऐसा। ओके, इतना क्लियर आपको? तो इसको मैं ग्राफिकली समझा देता हूं तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं। सपोज दैट ये आपका फंक्शन है जी एक्स। ओके, ये आपका फंक्शन है एफ एक्स। ओके, और अब देखिए जो आपका जी एक्स फंक्शन है वो मैंने आपका एफ एक्स से बड़ा लिया है। ओके, इस केस में आप देख सकते हैं ना। सपोज दैट हम इस पॉइंट पर जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर हम लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए, तो जी एक्स फंक्शन पर लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी आपकी। सपोज दैट ये L1 है। ओके, और जो आपका एफ एक्स फंक्शन है उस पर लिमिट की वैल्यू ये आएगी आपकी। सपोज दैट ये आपका क्या है, L2। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि L1 आपका L2 से बड़ा है। ओके, अगर मैं इस पॉइंट पर जिस पे दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं, इस पॉइंट पर अगर मैं लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर दोनों फंक्शन की लिमिट की वैल्यू बराबर होगी इस पॉइंट पर, जिसमें दोनों फंक्शन इक्वल हैं। अगर मैं इस पॉइंट पर अगर मैं लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो इस पॉइंट पर जी एक्स फंक्शन पर लिमिट की वैल्यू एफ एक्स फंक्शन पर लिमिट की वैल्यू से ज़्यादा होगी। देख सकते हैं आप, वो क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये आपकी जी एक्स फंक्शन लिमिट की वैल्यू है, ये आपके एफ एक्स फंक्शन की लिमिट की वैल्यू है। तो आपको इतना क्लियर होगा कि अगर जी एक्स फंक्शन आपके एफ एक्स से बड़ा या बराबर है तो उसकी लिमिट भी एफ एक्स से बड़ी या बराबर होगी। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, तो एक बार इसको समझ लेते हैं कि जी एक्स फंक्शन अगर आपका एफ एक्स से बड़ा है तो जी एक्स फंक्शन की लिमिट भी एफ एक्स फंक्शन की लिमिट से बड़ी होगी। दैट्स इट। अब हम पढ़ते हैं थ्योरम फोर्थ। इसे हम सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं। ओके, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, तो मैं आपको इसका स्टेटमेंट दिखा देता हूं एनसीईआरटी बुक में। देखिए थ्योरम फोर्थ आपसे क्या कह रही है कि एफ जी एंड एच आपके तीन फंक्शन इस तरीके से हैं कि जो आपका एच एक्स फंक्शन है वो आपके जी एक्स से बड़ा या बराबर है, जो आपका जी एक्स फंक्शन है वो आपके एफ एक्स फंक्शन से बड़ा या बराबर है। ओके, और जो एफ एक्स फंक्शन की लिमिट है और जो एच एक्स फंक्शन की लिमिट है वो सपोज दैट एल के इक्वल है। किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। तो जी एक्स फंक्शन की लिमिट भी इस एल के इक्वल होगी। ये आपसे सैंडविच थ्योरम कह रही है। तो चलिए मैं नोटबुक में इसको आपको इस थ्योरम को और अच्छे से क्लियर कर देता हूं। तो थ्योरम फोर्थ जो सैंडविच थ्योरम है वो आपसे क्या कह रही है, सपोज दैट आपके पास तीन फंक्शन है, एफ एक्स, जी एक्स
और एच एक्स, ये तीन फंक्शन इस तरीके से हैं कि जो आपका एच एक्स फंक्शन है वो आपके जी एक्स फंक्शन से बड़ा या बराबर है। ओके, और आपका जो जी एक्स फंक्शन है वो एफ एक्स फंक्शन से बड़ा या बराबर है। ओके, अगर इफ जो आपके एफ एक्स फंक्शन की लिमिट की वैल्यू है और जो आपके एच एक्स फंक्शन की लिमिट की वैल्यू है, अगर वो बराबर है, सपोज दैट एल के इक्वल है, अगर वो बराबर है एच एक्स फंक्शन पर लिमिट की वैल्यू और एफ एक्स फंक्शन पर लिमिट की वैल्यू, अगर दोनों बराबर हैं, सपोज दैट एल के इक्वल है, तो जो जी एक्स फंक्शन पर लिमिट की वैल्यू होगी, जो जी एक्स फंक्शन पर लिमिट की वैल्यू होगी, तो वो भी एल के इक्वल होगी। ये आपसे सैंडविच थ्योरम ऐसा कहती है। तो देखिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके क्लियर करता हूं ऐसा क्यों होता है। सपोज तीन फ्रेंड हैं, ओके, अन्नू, विक्की एंड विजय। ओके, विजय से जब मैंने इनसे पैसे के बारे में पूछा तो इन्होंने मुझे एक स्टेटमेंट दिया। विजय ने कहा कि मेरे पास विक्की से ज्यादा या उसके बराबर रुपए हैं। ओके, विक्की ने कहा कि मेरे पास अन्नू से ज्यादा या उसके बराबर रुपए हैं। जब ये तीनों दोस्त मुझसे मिले तो मैंने इनसे पूछा कि आपके पास कितने रुपए हैं, तो इन तीनों ने मुझे एक स्टेटमेंट दिया। विजय ने कहा कि मेरे पास विक्की से ज्यादा या उसके बराबर रुपए हैं। विक्की ने कहा कि मेरे पास अन्नू से ज्यादा या उसके बराबर रुपए हैं। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने विजय से पूछा कि भाई तेरे पास कितने रुपए हैं, तो विजय ने कहा कि मेरे पास 100 रुपए हैं। ओके, उस वक्त विक्की अवेलेबल नहीं था तो मैं उससे पूछ नहीं पाया। फिर मैंने अन्नू से पूछा कि अन्नू भाई तेरे पास कितने रुपए हैं, तो अन्नू ने कहा कि मेरे पास 100 रुपए हैं भाई। मैंने कहा ओके। अब विक्की अवेलेबल नहीं, तो आप बताइए कि विक्की के पास कितने रुपए होंगे। शुरुआत में उन्होंने, जब वो मुझे मिले थे तो उन्होंने मुझे ये स्टेटमेंट दिया था। ओके, फिर बाद में जब मैं इनसे मिला तो मैंने विजय से पूछा कि भाई तेरे पास कितने रुपए हैं। विजय ने कहा 100 रुपए हैं। अन्नू ने कहा कि मेरे पास 100 रुपए हैं। तो बताओ विक्की के पास कितने रुपए होंगे। मैंने आपको पैसे वाला एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि पैसे के मामले में तो अंगूठा टेक भी ऐसा हिसाब लगाता है कि अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन फेल हो जाते हैं। तो इसमें आपको एकदम क्लियर आ जाना चाहिए। ओके, जस्ट थिंक फॉर अ मिनट। तो देखिए, मैं मानता हूं, सपोज अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, मैं हिट एंड ट्रायल एक मेथड लगा रहा हूं। मैं मानता हूं कि सपोज दैट विक्की के पास 150 रुपये होंगे। लेट, जैसा हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, ये कोई आंसर नहीं है, हम तुक्का लगा रहे हैं। ओके, लेकिन विक्की के पास 150 रुपये नहीं हो सकते। अगर हम 150 रुपये मानते हैं कि 150 रुपये होंगे तो नहीं हो सकते, क्योंकि विक्की के पास, विजय ने कहा है कि मेरे पास विक्की से ज्यादा या उसके बराबर रुपए हैं, लेकिन विजय के पास तो 100 रुपए ही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि विक्की के पास 100 रुपए से ज्यादा तो नहीं हो सकते, क्योंकि विजय ने कहा है कि मेरे पास विक्की से ज्यादा या उसके बराबर रुपए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है विक्की के पास 100 रुपए से ज्यादा तो नहीं हो सकते। इतना तो क्लियर हो गया हमारे पास, है ना। उससे कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये केस हमारा कैंसिल हो गया। अगर हम बोलते हैं विक्की के पास 100 से कम, मान लो 80 रुपए हैं, तो 80 रुपए कैसे हो सकते हैं विक्की के पास। अन्नू ने कहा है कि मेरे पास 100 रुपए हैं, और जबकि विक्की ने कहा था कि मेरे पास अन्नू से ज्यादा या उसके बराबर रुपए हैं। जब अन्नू के पास 100 रुपए हैं तो विक्की के पास डेफिनेटली सी बात है 100 से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि विजय ने कहा है कि मेरे पास तेरे से ज्यादा या उसके बराबर, तेरे बराबर रुपए हैं। तो इस केस में सिर्फ एक ही केस पॉसिबल होता है कि विक्की के पास भी 100 रुपए होंगे। तभी ये ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है, ये जो ऊपर वाला आपका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट तभी क्लियर होगा, ये स्टेटमेंट। ओके, तो ये आपको क्लियर है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो इस केस में भी जो आपका अगर एच एक्स फंक्शन, ये वाला, ये इस केस में ये विजय और ये अन्नू, अगर ये दोनों के पास बराबर रुपए होते हैं, इन दोनों के पास बराबर रुपए होते हैं, तो विक्की के पास भी उनके बराबर रुपए होंगे। ये कहने का ओवरऑल मतलब है। अगर एफ एक्स फंक्शन पे लिमिट की वैल्यू और एच एक्स फंक्शन पे लिमिट की वैल्यू बराबर हैं, तो जी एक्स फंक्शन पे लिमिट की वैल्यू भी बराबर होगी। मैंने आपको ये एग्जांपल दिया,
तो आप इससे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे पैसे के मामले में लोगों का हिसाब बहुत खतरनाक रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम सैंडविच थ्योरम क्यों कहते हैं? क्योंकि दो फंक्शन के बीच में एक ये फंक्शन फंस गया gx, ये दो फंक्शन बराबर अगर हो गए तो इनके बीच में ये फंक्शन gx फंस गया। ओके, इसको दबा के सैंडविच हो गया ये, तो इसकी वैल्यू भी उन दो के इक्वल हो जाती है। अगर इन दोनों की आपस में इक्वल है तो इस तीसरे वाले फंक्शन जो बीच वाला फंक्शन है उसकी वैल्यू भी उन दोनों के इक्वल हो जाती है। तो ये आपको क्लियर? थ्योरम फोर्थ, इसे हम सैंडविच थ्योरम कहते हैं। चलिए अब हम सैंडविच थ्योरम को थोड़ा ग्राफिकली भी समझ लेते हैं। वैसे तो आपको पहले ही क्लियर हो गया होगा कि सैंडविच थ्योरम का ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, लेकिन हम ग्राफिकली भी एक बार इसको देख लेते हैं कि जो आपका एक फंक्शन है, पहला सबसे बड़ा फंक्शन hx कुछ ये है, ये फंक्शन है आपका hx, फिर सबसे छोटा वाला फंक्शन हम लेते हैं fx। ओके, सपोज दैट वो आपका फंक्शन कुछ ये है, ये आपका फंक्शन है fx। ओके, तो किसी पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर एक जो पॉइंट है आपका ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर आपका hx फंक्शन और fx फंक्शन क्या है? बराबर है। तो इस पॉइंट पर हम लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, इस पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगी? आपकी एल आएगी, सपोज दैट एल आ रही है यहाँ पे, है ना। इस पॉइंट पर दोनों फंक्शन की लिमिट की वैल्यू बराबर है, hx और fx, क्योंकि ये दोनों फंक्शन इसी पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहे हैं, तो उनकी लिमिट की वैल्यू भी बराबर होगी। ओके, लिमिट की वैल्यू कुछ नहीं है, ये आपकी y जो हाइट होती है यही होती है आपकी, है ना। आप इसको निकालते हैं y को, जो आपकी हाइट होती है। ओके, तो इसकी वैल्यू इस पॉइंट पर बराबर है दोनों फंक्शन की लिमिट की वैल्यू। अब आपका कोई hx फंक्शन है जो दोनों फंक्शन के बीच का है, क्योंकि आप देखेंगे सैंडविच थ्योरम आपसे क्या कह रही है कि fx gx और hx, तो आपका जो gx फंक्शन है, वो इन दोनों फंक्शन के बीच का फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन के बीच का फंक्शन है। ओके, तो मैं इन दोनों फंक्शन के बीच का फंक्शन एक ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये। ओके, ये भी इस पॉइंट पर कोइंसाइड करेगा। ओके, इन दोनों के बीच में रहेगा बिल्कुल उसी पॉइंट पर। तो इस फंक्शन की जो आपका ये gx फंक्शन है, इस फंक्शन की भी इस पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू l होगी। इन दोनों फंक्शन की जो लिमिट की वैल्यू l है वही gx फंक्शन की भी होगी, क्योंकि ये बीच का फंक्शन है, ये भी इसी के बीच से पास करेगा, तो यहाँ पर ये तीनों कोइंसाइड होंगे, तो तीनों की लिमिट की वैल्यू बराबर हो जाएगी। ये आपसे ग्राफिकली, ये मैंने आपको ग्राफिकली बताया है। ओके, कि वो सैंडविच थ्योरम क्या है। तो आपका एक फंक्शन fx है, एक फंक्शन आपका gx है, इनकी जिस पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू बराबर है तो उसी पॉइंट पर gx फंक्शन की लिमिट की वैल्यू भी बराबर होगी, क्योंकि वो भी इन दोनों के बीच से निकलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसका यहाँ पर तीनों फंक्शन कोइंसाइड करेंगे, एक दूसरे से बिल्कुल चिपक जाएंगे, है ना, दब जाएंगे। जैसे मैंने बोला सैंडविच मतलब एकदम चिपक के दब गए एकदम। ओके, सो इतना क्लियर आपको। इसकी एक इनइक्वालिटीज होती है जिसका यूज़ हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट या थ्योरम 5 को प्रूफ करने में, ज्योमेट्रिकली प्रूफ करने में करते हैं, लेकिन ओके इस तरीके से होती है कुछ, cos x sin x अपॉन x, इस तरीके से होती है। अभी आपको ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा। ओके, सो इतना क्लियर आपको। अब हम पढ़ते हैं थ्योरम 5 जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। ओके, तो थ्योरम 5 को हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे है। तो थ्योरम 5 का फर्स्ट पार्ट आपसे क्या कहता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x 1 के इक्वल होता है। ये आपसे थ्योरम 5 का फर्स्ट पार्ट कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x 1 के इक्वल होता है। ओके, तो अब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं भाई, कैसे 1 के इक्वल होता है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। तो देखो लिमिट की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व करना बताया था कि सबसे पहले जो आपके पास x की वैल्यू है वो इस फंक्शन में हम रख के देखते हैं कि क्या आ रहा है भाई।
तो हम जब डायरेक्ट रख के देखते हैं, रफ वर्क जब हम करते हैं, मैंने आपको बोला था रफ वर्क करने का, तो साइन इसमें हमने डायरेक्ट रखा तो क्या हो गया, ये साइन 0/0, और साइन 0 क्या होता है आपका 0 होता है, और 0 0, तो ये क्या आपका 0/0 फॉर्म आ गया। तो इसका मतलब डायरेक्ट वैल्यू रखने पर हमारे पास लिमिट का आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये अनडिफाइंड है। तो हमको कुछ ना कुछ, जैसे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा जो ये लिमिट की वैल्यू हमारे पास आ जाए। ओके, तो इस केस में देखिए, अगर आपने सीरीज चैप्टर पढ़ा हुआ है, एपीजीपी सीरीज चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो उस केस में आपको कुछ कुछ फंक्शन की सीरीज बताई होगी कि इनको हम एक्स के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइन एक्स को हम एक्स के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ओके, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पर साइन को जब एक्स के, जिस तरीके से एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसका यूज हम यहाँ पर करेंगे, जिससे हम कुछ ना कुछ फैक्टर निकाल के कैंसल आउट कर सकें। मैंने लास्ट वीडियो में फैक्टराइजेशन हमने मेथड पढ़ा हुआ था, तो उस तरीके से हम कुछ ना कुछ इसमें करते हैं। ओके, तो लिमिट x टेंस टू 0, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 डॉट 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 अपॉन एक्स। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है सीरीज, एपीजीपी सीरीज में आपको किसी ने नहीं बताया है ये, इसका यूज़ हम करते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा समय के लिए एक थोड़ा सा याद रख लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए कि साइन एक्स को हम एक्स के टर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहां देखिए मैं x कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि इन सभी टर्म्स में देखिए x आ रहा है, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7, तो मैं x कॉमन ले सकता हूं। तो मैं यहां से x कॉमन लेता हूं, यहां से x कॉमन आएगा तो 1 बचेगा, यहां पर x क्यूब है तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर x 5 है तो यहाँ पर आपका x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 बचेगा, यहाँ पर x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 7 बचेगा, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ओके, इस तरीके से अपॉन में आपका क्या है, x है, तो x से x आपका कैंसिल आउट हो गया। तो लिमिट x टेंस टू 0, क्या बचा आपके पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ओके, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। अब हम डायरेक्ट वैल्यू फिर से रख के देखते हैं। आपको पता होगा लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब फैक्टर कैंसिल हो जाते हैं तो हम फिर से एक बार वैल्यू डायरेक्ट रख के ट्राई करते हैं कि भाई आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें जब हम वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे तो देखिए आपका क्या आएगा, 1 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, 0 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 0 की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ओके, तो इस केस में ये सारे फंक्शन क्या हो गए आपके, 0 होगा, क्योंकि 0 से टकराएगा 0 हो जाएगा। 0 में हम जब किसी का डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। ओके, तो ये आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये आपको प्रूफ समझ में आ गया। मैंने क्या किया, आपको प्रूफ करना था लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x 1 के इक्वल होता है। तो हमने सबसे पहले लिमिट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर हमको लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उस वैल्यू को हम फंक्शन में, इस फंक्शन में जो आपके लिमिट के साथ फंक्शन दिया हुआ है उसमें डायरेक्ट रख के देखते हैं, रफ वर्क करते हैं हम। तो आपका क्या आ रहा है, 0.0 आ रहा है। अब हमको क्लियर होगा कि 0.0 अनडिफाइंड होता है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। हमको कुछ ना कुछ फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन या कोई ना कोई मेथड हमको अप्लाई करना पड़ेगा कि जिससे हम इसकी वैल्यू कोई फाइनाइट, कोई डेफिनेट वैल्यू हम निकाल सकें इसकी। तो साइन एक्स को हम एक्स के टर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर साइन एक्स को हम सीरीज के फॉर्म में, एक्स की सीरीज के फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, इस तरीके से इन्फिनिटी तक हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने साइन एक्स की वैल्यू एक्स के फॉर्म में यहाँ पर रख दी मैंने। ओके, ऊपर से मैंने एक्स कॉमन निकाला क्योंकि नीचे आपका एक्स था, जिससे एक्स से एक्स आपका कैंसल आउट हो गया। फिर मैंने एक्स की वैल्यू इसमें डायरेक्ट फिर से रख के देखी, क्योंकि एक फैक्टर आपका कट गया। जब कुछ ना कुछ स्टेप्स आपकी हो जाती हैं तो हम फिर से वैल्यू रख के देखते हैं कि अब आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने डायरेक्ट वैल्यू रख के देखी तो हमारा एक फाइनाइट आंसर आ रहा है, ये आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपको ये प्रूफ समझ में आ गया। आपके एनसीईआरटी बुक में इसको ज्योमेट्रिकली तरीके से प्रूफ किया गया है। इस इनइक्वालिटी का हमने यूज़ किया है और ज्योमेट्रिकली हमने इसको प्रूफ किया है। मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी ज्योमेट्रिकली, है ना। तो आपको ये थोड़ा सा ये इस तरीके से फैक्टर के फॉर्म में समझ में आ गया। ओके, इसमें मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं। तो देखिए कुछ इस तरीके से फंक्शन आते हैं आपके पास, लिमिट
एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। ये अभी मैंने जस्ट आपको बताया है। ओके, तो इसमें आप इतना समझ लीजिए कि ये आपका कैंसिल आउट हो जाते हैं, इस तरीके से ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये एक्चुअली होते नहीं है, बट आप याद रखने के लिए बस इतना समझ लीजिए, ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। ओके, तो ये आपका 1 के इक्वल आता है। होता कैसे है, ये मैंने आपको ऊपर प्रोसेस बताई है, इस तरीके से होता है एक्चुअली। तो आप ये इतना समझ लीजिए कि ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, आपका 1 आ जाता है। ओके, याद रखने के लिए बोला मैंने सिर्फ आपको, आपके दिमाग में एक फीड रहे कि इसका होता क्या है। कभी कभी आपके पास प्रॉब्लम में क्या आता है कि जो ये आपका फंक्शन है साइन के साथ ये, और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है ये दोनों फंक्शन जब एक जैसे होते हैं और x की वैल्यू कुछ भी हो, जो x की वैल्यू जब हम यहां पर रखते हैं और यहां पर रखते हैं, तो अगर साइन 0 अपॉन 0 का फॉर्म बन रहा है तो वैल्यू आपकी हमेशा 1 आएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज दैट आपके सामने आता है लिमिट x टेंस टू 2 साइन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, ये आपको दिया हुआ है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि सर ने तो बताया था कि भाई लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x तो 1 होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है, x की जगह 0 नहीं है, x की जगह यहाँ पर x माइनस 2 है, यहाँ पर x माइनस 2 है, तो कैसे काम चलेगा। तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि हम डायरेक्ट वैल्यू पहले रख के देखेंगे, तो आपका क्या बन रहा है साइन 2 माइनस 2, तो ये आपका 2 माइनस 2 हो गया 0 अपॉन 0, साइन 0 अपॉन 0 हो गया आपका, तो डेफिनेटली इसका आंसर भी क्या होगा 1 होगा। ओके, तो ये आपको क्लियर, या फिर मैं इस तरीके से आपको देता लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन x, इसकी वैल्यू निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे, तो जो आपका फंक्शन ऊपर है वही सेम नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई हम यहाँ कर सकते हैं। ओके, एक ही बात है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो हमने कुछ ऐसा चेंज तो नहीं किया है। ओके, ऐसा मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस 3 को बाहर निकाल लेते हैं, ये आपका बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x। अब आप x की वैल्यू रखेंगे, इसमें डायरेक्ट रखेंगे, तो क्या आएगा आपका, रफ वर्क आप करते हैं, तो साइन 3 इंटू 0 अपॉन 3 इंटू 0 साइन 0 अपॉन 0 आ रहा है आपका, तो ये डेफिनेट इसका आंसर भी क्या होगा 1 होगा। तो 3 इंटू इस लिमिट का आंसर कितना आया 1 आया, तो क्या आ गया आपका 3 आ गया। तो ये साइन वाली प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई कि साइन के साथ जो फंक्शन है, जो उसके डिनोमिनेटर में भी सेम फंक्शन होना चाहिए, और x की वैल्यू उन फंक्शन में रखने पर 0 हो रही है, तो उसका आंसर 1 आएगा। ये आपको क्लियर। इसी का पार्ट 2 है, थ्योरम 5 का पार्ट 2, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x आपका 0 के इक्वल होता है। इसको भी हम ये साइन एक्स वाली इस लिमिट का यूज़ करके, इस थ्योरम इसका यूज़ करके प्रूफ कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे प्रूफ करते हैं हम इसको। ओके, तो देखिए आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर आपने 9th-10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो उसमें एक फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू कितना होता है 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला है आपका। ओके, तो ये जो आपका एंगल है, वो आपका हाफ हो जाता है और 2 साइन स्क्वायर x हो जाता है। तो ऊपर वाली लिमिट को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, ये इसमें x है तो x का x बाय 2, यहाँ पर 2x था तो ये आपका x हो गया था। ओके, अपॉन x। ओके, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन x बाय 2 इंटू साइन x बाय 2, क्योंकि ये आपका स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो इसको हम साइन x बाय 2 इंटू साइन x बाय 2 लिख सकते हैं, एक ही बात है। यहाँ पर x होगा,
तो देखिए इसको हम इसका कुछ हम यूज़ कर सकते हैं लास्ट वीडियो की तरह, है ना, जैसे मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले जो आपका कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर ले लेते हैं। हमने बाहर ले लिया, ओके। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/2 अपॉन x, ओके। यहाँ पर हम लिमिट, इसमें अलग से लिमिट लगा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/2, ओके। अब आप कहेंगे कि ये लिमिट यहाँ पर लग गई और यहाँ पर लग गई, तो आपको कुछ याद आया क्या कि हम दो फंक्शन के मल्टीप्लाई की जब लिमिट की वैल्यू निकालें तो इंडिविजुअल फंक्शन की लिमिट की वैल्यू निकालें और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। ये आपकी थ्योरम 1 है। मैंने आपको थ्योरम 1 के 4 पॉइंट्स थे, उसमें बताया था कि दो फंक्शन की मल्टीप्लाई में, दो फंक्शन के मल्टीप्लाई की लिमिट की वैल्यू एक साथ निकालते हैं, वो किसके इक्वल होती है? इंडिविजुअल फंक्शन की लिमिट की वैल्यू निकालो और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें मैं इंडिविजुअल की निकालूंगा और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक ही बात है, ओके। तो ये आपको क्लियर है इतना? तो ये आपका हो जाएगा 2। तो इसमें देखिए मैं जो आपका ये फंक्शन है इसको भी बेस में भी मैं इसी के इक्वल बना लेता हूँ, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई और 2 का यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये इसी के इक्वल हो गया। तो ये फंक्शन और आपका ये डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एक जैसे हो गए। ये 2 को भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये आपका 1/2 बाहर आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/2 अपॉन x/2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/2, ओके। तो ये आपका क्या बन गया? ऊपर वाले फंक्शन में आपको याद होगा ना, मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, ये आपका 1 हो गया, ओके। क्योंकि इसमें जब हम x की वैल्यू रख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? डायरेक्ट आपका साइन 0.2 अपॉन 0.2 कितना हो रहा है? साइन 0.0। x की वैल्यू डायरेक्ट रखने पे साइन 0.0 हो रहा है, तो इसको हम 1 बोल देंगे, ओके। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1। ये आपका पास कितना आया? 1 आया। यहाँ पर हम x की वैल्यू रखते हैं इसमें डायरेक्ट, तो कितना आ रहा है? ये साइन 0.2 1 इंटू 1, तो ये आपका 0। तो आपका ओवरऑल कितना आ गया? 0 आ गया, ओके। तो 0 आ गया। तो थ्योरम 5th का सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x कितना होता है आपको? 0 के इक्वल होता है, ओके। तो ये थ्योरम 5th के 2 पार्ट हो गए आपके। जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है ये आपकी क्लियर हो गई। तो इतना आपको क्लियर कि थ्योरम 3rd क्या कह रहा है? थ्योरम 3rd का मतलब क्या था कि अगर जी एक्स फंक्शन एफ एक्स से बड़ा है तो जी एक्स फंक्शन की लिमिट भी एफ एक्स फंक्शन से बड़ी होगी। थ्योरम 4th सैंडविच थ्योरम क्या कह रही है कि आपका 3 फंक्शन इस तरीके से हैं कि एच एक्स जी एक्स से बड़ा है, जी एक्स एफ एक्स से बड़ा है। तो अगर जी एक्स एफ एक्स और एच एक्स की लिमिट की वैल्यू बराबर है तो जी एक्स फंक्शन की लिमिट की वैल्यू भी बराबर होगी। मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया था। थ्योरम 5th क्या है आपकी? ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से। तो इसमें इसका फर्स्ट पार्ट ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x 1 के इक्वल होता है अगर ये फंक्शन और ये फंक्शन आपस में इक्वल हैं और x की वैल्यू रखने पर साइन 0/0 आ रहा है तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। मैंने आपको ये साइन x की वैल्यू x के फॉर्म में रख के प्रूफ करके दिखाया। इसको हम ज्योमेट्रिकली प्रूफ भी करेंगे। ज्योमेट्रिकली प्रूफ मैं आपको करूँगा जो आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ओके। आगे करेंगे हम इसको। सेकंड पॉइंट आपका क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x 0 के इक्वल होता है। मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखा दिया। पहले वाले पॉइंट से ही इसको मैंने प्रूफ कर दिया, ये दूसरे वाले पॉइंट्स को, ओके। अब हम कुछ स्पेशल लिमिट्स पढ़ते हैं, जैसे आपकी है लॉगरिथमिक लिमिट्स। तो लॉगरिथमिक लिमिट्स क्या है आपकी? लॉग 1 प्लस एक्स, सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है आपकी। जस्ट अ मिनट, ओके। तो कैसे होती है इसको हम प्रूफ करते हैं अभी।
जस्ट अ मिनट। तो देखिए सीरीज वाले चैप्टर में ही इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, एक्स सीरीज वाले चैप्टर में हम लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे एक्स के फॉर्म में, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन एंड ऑन अप टू इन्फिनिटी। ओके, सीरीज वाले चैप्टर में अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए कि लॉग एक्स को, लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स को हम एक्स के फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे हमने साइन एक्स वाले केस में मैंने आपको लास्ट केस में बताया था। ओके, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट इस फंक्शन में रख देंगे। ओके, सो लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसको हम बोलेंगे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 डॉट डॉट डॉट। ओके, क्योंकि हम जब डायरेक्ट रख के देख रहे थे तो क्या आ रहा था आपका, ये 0 आ रहा था। लॉग 1 प्लस 0 अपॉन 0 क्या हो रहा था, लॉग 1 0 होता है, 0.0 है ना। तो डायरेक्ट रखने पर सॉल्व नहीं हुआ था, इसलिए हमने इसको फर्दर आगे से सॉल्व किया था। सॉरी, मैं आपको भूल गया था स्टेप बताना कि सबसे पहले हम डायरेक्ट रखते हैं, अगर डायरेक्ट वैल्यू रखने पर नहीं आता है कोई फाइनाइट वैल्यू तो हम उसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। ओके, अपॉन एक्स, सो लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ से ऊपर से आपने एक्स कॉमन निकाला तो ये आपका 1 माइनस एक्स अपॉन 2, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 3 डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक, अपॉन में आपका क्या है एक्स, एक्स से आपका एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख के देखेंगे। ओके, तो ये आप डायरेक्ट वैल्यू जब रखते हैं तो कितना आ रहा है आपका, ये 1 माइनस 0 अपॉन 2 0 स्क्वायर अपॉन 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, कुछ ये आ रहा है आपके पास। ओके, तो ये 1, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी, 0 हो जाएंगी, ये सारे 0 हो जाएंगी वैल्यू आपकी, है ना। तो 1 आ गया आपका। तो ये आपको क्लियर, बस आपको इतना सा थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। इसमें भी आप इसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं कि एक्स टेंस टू 0 पे ये सारे आपस में कट जाते हैं। ओके, याद रखने के लिए सिर्फ। ओके, होता ये कैसे है, ये मैंने आपको प्रूफ दिखाया नीचे, कुछ इस तरीके से होता है। तो लॉगरिथमिक लिमिट्स में आप याद रखेंगे कि लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 के इक्वल होता है। 30, और फिर आपका एक आता है एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, ये भी आपका क्या कहते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स 1 के इक्वल होता है। ओके, कैसे मैं आपको बताता हूँ। इसको भी हम सेम तरीके से प्रूफ करेंगे। e की पावर x को हम x के फॉर्म में लिखते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक। ओके, तो ex की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ, क्योंकि जब हम डायरेक्ट वैल्यू रख के देखते हैं x की इसमें, इस फंक्शन में, तो क्या आ रहा है देखिए, मैंने आपको रफ वर्क बताना भूल गया फिर से, क्योंकि जब हम लिमिट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम डायरेक्ट वैल्यू रख के देखते हैं। तो मैं इस केस में डायरेक्ट वैल्यू रख के देखता हूँ, तो कहता है e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0, तो e की पावर 0 हो गया 1, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 आता है, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 कितना होगा 0.0। तो जब हम डायरेक्ट वैल्यू एक्स की इसमें रख रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका 0.0, जो कि आपका क्या है, अनडिफाइंड है। तो मतलब हमको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकें। ओके, तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपका साइन एक्स के केस में किया था, जो लॉग एक्स के केस में किया था, वही मैं इस केस में करूँगा आपके साथ। ओके, तो ई एक्स की वैल्यू मैं इसमें रख देता हूँ। सो लिमिट एक्स टेंस टू 0, ई एक्स की वैल्यू कितनी, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक। ओके, ये ई एक्स की वैल्यू है, ई एक्स की वैल्यू मैंने रख दी है माइनस 1 अपॉन एक्स। ओके, तो आप देख सकते हैं ये क्या निकलेगा आपका, एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1
एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 -1, -1 से आपका -1 कैंसिल हो जाएगा। ये इन्फिनिटी टर्म्स है, ये कोई इन्फिनिटी नंबर नहीं है, याद रखना इन्फिनिटी टर्म्स तक है ये ऐसा अपॉन एक्स। ओके, तो 1 से 1 आपको कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका क्या बचा, एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी टर्म्स। वो इन्फिनिटी नंबर नहीं है, टर्म्स होते हैं अप टू इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पर आपका एक्स बचा। ऊपर से देखिए हम एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, इन सभी में एक्स के टर्म्स हैं, तो हम एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा आपका 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, यहाँ बचेगा, यहाँ क्या बचेगा आपका 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, सॉरी एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ बचेगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट 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 अपॉन एक्स। तो एक्स से एक्स आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, आपका एक फैक्टर जो है एक्स वो कैंसिल आउट हो गया। अब हम लिमिट की वैल्यू फिर से डायरेक्ट रख के देखेंगे कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जब हम इसमें लिमिट की डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं तो ये आपका 1 तो 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स नहीं है। एक्स की जगह पे हम 0 रखेंगे, तो 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर की जगह पे 0 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट 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 डॉट। ओके, तो ये सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे आपके, कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ओके, तो आपको ये थ्योरम, ये वाला पार्ट भी क्लियर है एक्सपोनेंशियल लिमिट्स का, कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसमें भी आप याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि ये सारे टर्म्स एक दूसरे से ही आपस में कट जाते हैं एक्स टेंड्स टू 0 पर, याद रखने के लिए सिर्फ, है ना। होता कैसे है मैंने आपको ये नीचे प्रूफ दिखाया है। ओके, सो एक्सपोनेंशियल लिमिट्स में एक दूसरे से कट के 1 हो जाते हैं, लॉगरिथमिक लिमिट्स में एक दूसरे से कट के 1 हो जाते हैं। याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ प्रूफ मैंने आपको नीचे दे दिया है। ओके, और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में ये एक दूसरे से कट के 1 हो जाते हैं। तो ये 3 टर्म्स आप याद रखना। ओके, ये सेकंड वाला पार्ट तो हम ऊपर वाले पार्ट से प्रूफ कर लेते हैं, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वाले को, इसका कोई खास यूज़ ज़्यादा होता नहीं है, तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले वाले से ही जब इसको प्रूफ कर सकते हैं, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको आगे सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये आपकी थ्योरम थर्ड, थ्योरम फोर्थ एंड थ्योरम थर्ड, थ्योरम फोर्थ एंड थ्योरम फिफ्थ क्लियर हो गई। थ्योरम फिफ्थ में आपको 2 पार्ट हैं, पहला वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको ज़रूरी है। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज्योमेट्रिकली प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, और हम लिमिट्स की कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिससे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने समझे हैं कि लिमिट क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन से इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनको हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम प्रॉब्लम के थ्रू उनको और बेहतर तरीके से और डेप्थ में उनको हम अप्लाई कर पाएंगे उन सभी कॉन्सेप्ट्स को, और काफ़ी बेहतर तरीके से हम लिमिट को समझ पाएंगे। ओके, तो ये लॉगरिथमिक लिमिट्स जो है वो आपको क्लियर हो गई है, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया है। एक्सपोनेंशियल लिमिट्स है वो भी आपको क्लियर हो गई, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया है। याद करने के लिए आपको 3 चीज़ों को कैसे याद रखना है, एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट कैसे याद रखना है कि EX माइनस 1 अपॉन एक्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, 1 आ जाता है एक्स टेंड्स टू 0 पर। लॉगरिथमिक लिमिट में भी ऐसा होता है कि एक्स टेंड्स टू 0 पर ये दोनों कट के 1 हो जाते हैं, है ना। और साइन एक्स वाला पार्ट भी आपको इस तरीके से याद रखना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर साइन एक्स अपॉन एक्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं और 1 आ जाता है आपका। ओके, याद रखने के लिए हमको ऐसा करना है। तो तीनों किस में कट के, जैसे अपन एक्स काटते हैं ना, एक्स से एक्स कट गया, 1 आ गया। ओके, तो इस तरीके से हम इसको काट के समझ सकते हैं। मैं आपको इसका प्रूफ, ज्योमेट्रिकली प्रूफ अगले वीडियो में बताऊंगा, और हम कुछ लिमिट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं हर किसी के डाउट का रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।